नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन आप सभी का द डिबेट में। मैं ब्रजेश मिश्रा हूं। उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था, सरकार किसी की भी हो, हमेशा से एक बड़ा मुद्दा रहा है। विशेष तौर पर 90 के दशक और उसके बाद के हालात उत्तर प्रदेश के इस कदर रहे हैं कि शायद ही उसके बाद कोई चुनाव ऐसा हुआ हो जिसमें तत्कालीन सरकारों पर कानून व्यवस्था में असफल होने के गंभीर आरोप न लगे हों। वर्तमान सरकार भी इससे अछूती नहीं है। न भ्रष्टाचार न गुंडाराज, अब की बार भाजपा सरकार। ये वो नारा था जो 2017 में बीजेपी ने अखिलेश यादव की सरकार के खिलाफ दिया था, यानी कानून व्यवस्था को सर्वोच्च प्राथमिकता और पहले स्थान पर रखने की बात कही गई थी। लेकिन आज जमीन पर जिस तरह के हालात हैं, वो कानून व्यवस्था को बहनों भाइयों चुनौती देने वाले हैं। क्या आम अपराधी, क्या संगठित गिरोह और क्या पुलिस, हालात बेकाबू हैं। जनपद कोई भी हो, शहर कोई भी हो, तबका कोई भी हो, अपराध लगातार बढ़ रहे हैं। उत्तर प्रदेश प्रतिदिन अगर राष्ट्रीय मीडिया में बदनामी का कारण उत्तर प्रदेश के अपराध हो रहा है, तो कारण क्या है? कौन लोग इसके लिए जिम्मेदार हैं और उनके खिलाफ क्या कार्रवाई की जा रही है? यह गंभीर प्रश्न है, क्योंकि जो सरकार कानून व्यवस्था के नाम पर सरकार में आई हो, सत्ता में आई हो, उसका यह दायित्व तो बनता है और उसकी यह जिम्मेदारी बनती है कि वो एक राज्य को बेहतर कानून व्यवस्था स्थापित करे। उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था हमेशा से क्यों चुनौतीपूर्ण रहती है और क्यों इस कदर हालात खराब हो जाते हैं कि सरकारें बदनामी का टोकरा सर पर लिए घूमती हैं लेकिन कार्रवाई नहीं करती हैं। मैं आज तक इस मिस्ट्री को सॉल्व नहीं कर पाया हूं कि आखिर क्या कारण है कि जब यही पार्टियां विपक्ष में होती हैं तब कानून व्यवस्था को लेकर बड़े स्यापा करती हैं, रोना धोना मचाती हैं, छाती पीटती हैं, कानून व्यवस्था खराब है कहकर सड़कों पर हंगामे किए जाते हैं। लेकिन जब खुद सत्ता में आते हैं तो उनकी ही हुकूमत में हो रही कार्यों पर, ये कानून व्यवस्था खराब होने पर अफसरों को बचाया जाता है, अफसरों को संरक्षण दिया जाता है, अफसरों के खिलाफ कार्रवाई नहीं की जाती है। मैंने पहले भी कहा था और आज फिर कह रहा हूं, उत्तर प्रदेश की पुलिस पिछले 10-15 सालों में इसका जिस प्रकार से नीचे आना शुरू हुई है, इसकी साख वो लगातार जारी है। ये साख क्यों खत्म हो रही है? ये क्रेडिबिलिटी क्यों खत्म हो रही है? उत्तर प्रदेश की पुलिस सवालों के घेरे में क्यों है? कॉस्मेटिक पुलिसिंग, एक ही जवाब है, अनप्रोफेशनल एटीट्यूड, इन्वेस्टिगेशन में ढिलाई, वरिष्ठ अफसरों का शिथिल पर्यवेक्षण, हर चीजों को कैजुअली लेना, पुलिसिंग का काम छोड़कर बाकी सब काम करना, गुलाब के फूल बांटना, लोगों के घर रसगुल्ले भेजना, केक काटना, सेमिनार आयोजित करना, सोशल मीडिया पर खेलना, व्हाट्सएप चैटिंग करना, ट्विटर चलाना, फेसबुक चलाना, फुट पेट्रोलिंग करना, सिनेमा हॉल चेक करना, लोगों के चालान काटना, ये काम रह गया है पुलिस का। एक्चुअल पुलिसिंग हो नहीं रही है, इसलिए कहीं क्राइम कंट्रोल नहीं हो रहा है। तो पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन में दिखावे की परंपरा शुरू हो गई है। हर व्यक्ति, हर अधिकारी अपने रिकॉर्ड भर लेना चाहता है, अपना डाटा दुरुस्त कर लेना चाहता है, ताकि जब कोई रिव्यू मीटिंग हो तो ये बता सकें कि हमने तो ये कार्रवाई की है। एक्चुअल पुलिसिंग दरअसल वो नहीं कर रहे होते हैं। अब समस्या आती है कि जब पॉलिटिकल लीडरशिप जो जनता के बीच वोट मांग कर आता है, वो अफसरों को बचाने लगता है ताकि उस पर बदनामी का दाग ना आए। तो यही अफसर पिछली भी हुकूमत में थे, यही अफसर इसके पहले की भी हुकूमत में थे, यही अफसर आपके साथ भी हैं। इनमें कोई चेंज नहीं आया। आप आते और चले जाते हैं, अफसर कहीं नहीं आते जाते, वो यही रहते हैं। सरकारें आती हैं और जाती हैं, अधिकारी यही रहता है। और इसी को हमारे पॉलिटिशियन इस बात को डिकोड नहीं कर पाते हैं। वो आश्रित हो जाते हैं अफसरों के, वो भी अक्षम, अयोग्य, नकारा अफसरों के। क्यों? क्योंकि वो चापलूसी ज़्यादा कर लेते हैं। क्यों? क्योंकि वो दिखावा ज़्यादा कर लेते हैं। उनसे कहा जाएगा झुकने को तो लेट जाएंगे। वो हर वो काम करने के लिए तैयार है जिसके लिए सिर्फ इच्छा जता दी जाए। तो जब आपको इस तरह के लोगों के साथ काम करने की आदत हो जाती है तो फिर आप मेरिट पर काम नहीं कर सकते हैं। ये मूल समस्या है पॉलिटिकल पार्टीज की, ये मूल समस्या है ब्यूरोक्रेसी की, यही मूल समस्या है उत्तर प्रदेश पुलिस की। सक्षम, योग्य, बेहतरीन पुलिसिंग करने वाले अधिकारी या तो पीएसी में पड़े हैं, या सीबीसीआईडी में फेंक दिए गए हैं,
या साइड में पीएचक्यू में फेंक दिए गए हैं और या फिर किनारे लगा दिए गए हैं। उनको कोई पूछने वाला नहीं है। क्यों पूछने वाला नहीं है? क्योंकि उन्हें झुकना नहीं आता है, उन्हें अपना काम करना आता है। और हमारे सिस्टम को काम करने वाले लोग ज़्यादा चाहिए नहीं, इसलिए कानून व्यवस्था बहनों भाइयों खराब है। थोड़ी कड़वी सच्चाई है, कुछ लोगों को मेरी बात बुरी भी लग रही होगी तो लगे, लेकिन जो सच है वो तो सामने आना चाहिए। क्या इस बात की कल्पना की जा सकती है, आपने फिल्मों में भी नहीं सुना होगा, कि एक पुलिस है जो अपहरणकर्ताओं को फिरौती दिलाती है, गरीब परिवार से पैसे डिलीवर हो जाते हैं, जिसका अपहरण हुआ वो तो लौटा नहीं जिंदा, उसकी लाश लौटती है। क्या पुलिस मैनेजमेंट करने के लिए है कि वो फिरौती दिलाएगी, या पुलिस का काम है एक्शन लेने का और जिसका अपहरण हुआ उसे बरामद करने का और जिन्होंने यह अपराध कारित किया उनको कठोरतम दंड दिलाने का? क्या पुलिस मैनेजमेंट के लिए है? ये बेसिक सवाल आपसे कोई नहीं पूछेगा। ये बात सवाल पूछा जाना चाहिए कि कौन से लोग हैं जिन्होंने इसमें मैनेजमेंट किया और कहा फिरौती की रकम दे दो। क्या आप अयोग्य हैं? क्या आप नकारा हैं? क्या आप अक्षम पुलिस अधिकारी हैं जो आप फिरौती देकर पकड़ छुड़वाएंगे? ये काम तो फिर परिवार कर लेता, पुलिस का क्या काम है? और कौन लोग इसकी मॉनिटरिंग कर रहे थे? सुपरवाइज कौन कर रहा था? हमारे पुलिस महानिदेशक क्या कर रहे थे? हमारे जिम्मेदार जो डीजीपी हेडक्वार्टर में बैठने वाले अधिकारी हैं वो क्या कर रहे थे? रेंज जोन डिस्ट्रिक्ट के लोग क्या कर रहे थे? तो कुछ बड़ी घटनाएं इस बीच हुई। अब मिसाल के तौर पर लखनऊ देखिए, सुनकर सिहरन उठ जाती है कि मुख्यमंत्री कार्यालय और विधानसभा के सामने मां बेटी ने आग लगा ली खुद को। कानपुर का बिकरू कांड सबको पता है, 8 पुलिस वाले शहीद हुए और 6 इनकाउंटर हुए, 14 लोग मारे गए, पुलिस वाले शहीद हुए, पत्रकार के सिर पे गोली मार दी जाती है जो अपने बहन बेटी की सुरक्षा की बात करे। व्हाट इज दिस? ये क्या हो रहा है? सवाल तो पूछा जाना चाहिए ना। आपने इतने दिनों में देखा होगा डीजीपी महोदय कहीं नहीं दिखते हैं। भाई क्यों नहीं दिखते हैं? जब पोस्टिंग लेनी थी तब तो आप मेरिट 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 चिल्लाते थे, मेरिट पे बनाया जाना चाहिए। आज जब प्रदेश की कानून व्यवस्था संकट में है, पुलिस की साख पर सवाल है, मेरा प्रश्न उठता है और मैं प्रश्न करना चाहता हूं, पुलिस महानिदेशक हितेश चंद्र अवस्थी कहां हैं? वो जवाब क्यों नहीं दे रहे हैं? उन्हें मीडिया के बीच आना चाहिए, आए और मीडिया से बात करें, सवालों के जवाब दें और बताएं। तब तो मेरिट की बात हो रही थी कि मेरिट के आधार पर पोस्टिंग होना चाहिए, सीबीआई से लौटे हैं। अब जब कानून व्यवस्था के संकट में तो साहब खामोश हैं, अपने दफ्तर में बैठे हैं, सवाल ना करो। डीजीपी किसी का फोन नहीं उठाते हैं, मीडिया से बात नहीं करते हैं, सीनियर अफसरों से करते नहीं करते तो सीनियर अफसर बताएंगे। विधायक सांसद मंत्री फोन करते हैं, डीजीपी लाइन में नहीं आते हैं। तो भाई साहब आप ना मीडिया से बात कर रहे हो, ना पॉलिटिकल सिस्टम से बात कर रहे हो, कानून व्यवस्था की यह हालत है। सवाल तो उठेंगे और सवाल बनेंगे भी कि उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था को ये क्या हुआ है, जवाब कौन देगा इस बात का? और मुख्यमंत्री को भी यह बात पूछनी चाहिए अपने अफसरों से कि जब हमने आपको फ्री हैंड दिया और अपहरण हुए 10 दिन बीत गया, तो जो कुछ भी हुआ क्या ये माफी लायक बात है? क्या है? क्या आप बताइए बहनों भाइयों, आप बताइए क्या ये माफी लायक बात है? मुझे लगता है बिल्कुल नहीं। इसलिए उत्तर प्रदेश पुलिस को उतना ही फ्री हैंड दीजिए जितने में वो अपनी ड्यूटीज को अच्छे से परफॉर्म कर पाए। अच्छे अफसरों को खोज के हमें सिस्टम में लाना पड़ेगा। आपके कुछ भी पॉलिटिकल कंपल्सन्स हों, लेकिन कानून व्यवस्था एक ऐसी चीज है जिसपे कोई कंप्रोमाइज नहीं किया जाना चाहिए, न जाति के आधार पर, न धर्म के आधार पर, न पसंद नापसंद के आधार पर। हो सकता है कि आपको कई लोग ना पसंद हो, लेकिन वो अच्छी पुलिसिंग करते हैं, तो साहब वो उस गुट के नहीं है इसलिए उनको पोस्टिंग नहीं देंगे। तो आपकी प्राथमिकता क्या है? प्राथमिकता अच्छी पुलिसिंग, अपराधियों की धरपकड़, प्रदेश में शांति व्यवस्था कायम करना, अच्छा कानून व्यवस्था देना है, या फिर अपनी पसंद और नापसंद थोपना है? पिछले 2 डीजीपी 3 डीजीपी इतने इंपावर्ड डीजीपी रहे हैं, इतनी ताकत इनको सरकारों ने दे रखी है, लेकिन अफसोस की बात है कि ये परफॉर्म नहीं कर पा रहे। इनको विकल्पों पर सोचना चाहिए सरकार को भी कि आप किसके हाथ में क्या कमान दे रहे हैं। मेरा किसी से व्यक्तिगत राग द्वेष के विषय नहीं है, पर यह वक्त सोचने का है, चिंता करने का है। कुछ बयान सुनिए, फिर एक डिबेट को आगे बढ़ाते हैं। कानपुर की घटना ने पूरे उत्तर प्रदेश को झकझोर के रख दिया है। पहले संजीत यादव का अपहरण होना, बाद में पुलिस के द्वारा फिरौती का रकम दिलवाना, अब उसकी हत्या हो जाना।
उत्तर प्रदेश में कोई सुरक्षित नहीं है। जंगल राज कायम हो गया उत्तर प्रदेश में। ये जंगल राज नहीं तो और क्या है। लगातार पूरे प्रदेश के अंदर अपराधों की बाढ़ है। आज इस नौजवान की हत्या, अपहरण, परिवार को पूरा आर्थिक रूप से तंग कर दिया, परिवार का इकलौता बेटे को ले लिया। पूरे प्रदेश के अंदर हाहाकार मचा हुआ है। 30 लाख रुपए लेके जाते हैं, अपराधी आते हैं, वो पैसा लेके चले जाते हैं पुलिस वालों के सामने और पुलिस कुछ नहीं करती। इसका मतलब कि पुलिस की मिलीभगत अपराधियों के साथ है। तो पैसा भी चला गया, बेटा भी चला गया और पुलिस ऊपर से कह रही है नहीं नकली नोट थे जो उन्होंने दिया था। तो ये मजाक हो रहा है इस परिवार के साथ। मेरे साथ आज की परिचर्चा में हरीशचंद्र श्रीवास्तव भारतीय जनता पार्टी से, मनोज पांडे पूर्व कैबिनेट मंत्री हैं और समाजवादी पार्टी के स्पोक्स पर्सन हैं, ए.के. जैन साहब मेरे साथ मौजूद हैं, फॉर्मर डीजीपी हैं। थोड़ी देर में रुचि यादव मुझे ज्वाइन करेंगी, मृतक संजीत यादव की बहन है। अरुण त्रिपाठी जी काफ़ी दिनों के बाद पकड़ में आए हैं, कांग्रेस के नेता हैं, दिल्ली से मेरे साथ इस कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं। और वीरेंद्र सिंह जी हमारे स्टेट हेड और रोहित अग्रवाल राष्ट्रीय लोकदल से। बहुत स्वागत और बहुत बहुत धन्यवाद। हरीश जी, मैं कार्यक्रम की शुरुआत आपसे करना चाहता हूँ। ये उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था को हो क्या गया है और जो कुछ भी घटना कानपुर में हुई ये तो बड़ी हृदय विदारक है। हम अपने किसी सभ्य समाज में पुलिस से इस तरह के आचरण की उम्मीद नहीं कर सकते कि वो फिरौती दिलवाकर पकड़ छुड़वाएगी और फिर पकड़ भी नहीं छुड़वा पाई, हत्या हो गई उसकी। ये हो क्या रहा है उत्तर प्रदेश में? नहीं, निश्चित रूप से ब्रजेश जी आपने जो सवाल किए हैं वो बहुत जायज़ सवाल हैं और जिस तरह की बीभत्स घटनाएं ये घटी हैं तो सवाल उठेंगे ही। और सरकार हमारी है तो हम उसे ओन भी करते हैं। ये बात सच है कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई के लिए पुलिस को पूरी खुली छूट दे रखी है। और ये भी आपको पता है कि पूरे प्रदेश में इस बात की राजनीतिक कार्यकर्ताओं को मनाही है कि वो पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों के कार्य में कोई हस्तक्षेप न करें। तो खुली छूट के बावजूद जो ये मामला कानपुर का, गाजियाबाद का और अमेठी का आया, जिसमें लोकल पुलिस के खिलाफ जो सवाल खड़े हुए हैं वो निश्चित रूप से सवाल खड़े होने वाले हैं। जिस तरह की घटनाक्रम आया और जिस तरह की बीभत्स और दर्दनाक घटनाएं सामने आई तो निश्चित रूप से सबको हिलाने वाली हैं। और पुलिस प्रशासन को बेदिन ये सोचने को मजबूर होना चाहिए कि जो उसकी छत बन रही है, क्या जो वर्दी को सलाम मिलता है, वर्दी को पूरी जनता में, समाज में जो इज्जत मिलती है वह क्या इन कारगुजारियों से मिलेगी। और जो कानपुर की ये घटना है, पुलिस के जो वहाँ के आला अधिकारी हैं, वो चाहे एसएसपी हों, चाहे आईजी हों, चाहे एडीजी लॉ एंड ऑर्डर और एडीजी वहाँ कानपुर जोन के हों, इन लोगों को ये कर्तव्य बनता है कि जो सवाल खड़े हो रहे हैं उनको, उन पे जो सच है उसको उजागर करें। ये बहुत ही तकलीफ दे बात है जी। नहीं, आप तो उसी नारे पे आए थे ना, आपकी ना भ्रष्टाचार, ना गुंडाराज, ना गुंडाराज तो सामने स्पष्ट प्रतीत हो रहा है। और इस बार चिंता की बात क्या है हरीश जी? मैं आपसे सहमत हूं, आपकी बात बिल्कुल सही है हरीश जी, आपके सोचने का डायरेक्शन भी सही है। इस बार के गुंडाराज में एक खास बात क्या है कि गुंडाराज को पुलिस ने भी ज्वाइन कर लिया है। ये मेरी चिंता है। अब गुंडा कोई अकेला नहीं है, गुंडे के साथ पुलिस भी है। नहीं, इसीलिए मैंने कहा कि ब्रजेश जी कि ये पुलिस प्रशासन के लोग, पुलिस के आला अधिकारियों के लिए एक बड़ा भारी प्रश्न है। वो उनको अपने विदिन इस तरह के तत्वों को स्वयं चिन्हित करके और बाहर निकालना चाहिए। जी, मैं मनोज पांडे जी को आमंत्रित करूंगा, पूर्व के कैबिनेट मंत्री हैं और समाजवादी पार्टी के स्पोक्स पर्सन हैं। मनोज जी, बहुत स्वागत आपका और धन्यवाद, पहली बार आप कार्यक्रम में आए हैं, आपका विशेष शुक्रिया। मैं आपसे जानना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था कैसी चल रही है? थैंक यू, आपने हमें बुलाया। देखिए आदरणीय विजय जी, आपने एक बहुत गंभीर विषय पर आज चर्चा प्रारंभ किया है। ये उत्तर प्रदेश की एक बड़ी आवश्यकता हो गई थी और ये सही है कि एक नारा भारतीय जनता पार्टी ने जब जनमत लेने के लिए दिया था कि ना गुंडा राज ना भ्रष्टाचार, अब की बार भाजपा सरकार,
तो उस पर आज हम कहना चाहते हैं कि देश के जो आंकड़े आ रहे हैं उत्तर प्रदेश के लिए अपराध के, वो बड़े भयावह हैं। अगर आज हम देखें 2018 में 50,53,000 जो आपराधिक आंकड़े आए हैं आज देश में, उसमें उत्तर प्रदेश का जो भागीदारी है वो 11.7% है। यानी लगभग 5,85,000 अपराध अकेले उत्तर प्रदेश में घटे हैं। अगर हम देखें महिला अपराध में उत्तर प्रदेश अव्वल पर, छिनौती, लूट, हत्या और हिंसा पर उत्तर प्रदेश नंबर 1 पर, बाल अपराध में उत्तर प्रदेश नंबर 1 पर। अगर हम आ जाएं उत्तर प्रदेश की कानपुर की घटना में, निश्चित रूप से ये घटना लोगों का दिल दहला देने वाली घटना हो। जिस कानपुर में इतनी बड़ी घटना घटी हो, बिकरू में 8 सिपाही जिसमें सीओ, इंस्पेक्टर, सब इंस्पेक्टर और कांस्टेबल मारे गए हों, उसी कानपुर में एक घटना घटे कि एक व्यक्ति का अपहरण हो जाए। उसकी बहन पिछले 15 और 20 दिन में कोई चौखट नहीं बची पुलिस अधिकारियों के यहाँ जहां वो गिड़गिड़ाई ना हो, जहां वो रोई ना हो, जहां उसने इंसाफ ना मांगा हो, जहां अपने भाई को बचाने की भीख ना मांगी हो। लेकिन उस पर जब कहानी खोल करके आती है, किसी पुलिस ने उसके मकान को बिकवा दिया, 30 लाख रुपए का मकान बिक गया, फिरौती की राशि ले जाई गई, एक पुल से नीचे से उसको फेंका गया। पुलिस का बयान आता है कि हम नीचे थे पुलिस वाले वहां पर, और आप बताइए जहां बयान हो कि पुलिस के लोग खड़े थे वहां अपराधी 30 लाख रुपए लेकर भाग जाए। आज उसकी हत्या की पुष्टि हो रही है, डेड बॉडी आज भी नहीं मिली। तो एक आज बड़ा सवाल खड़ा है उत्तर प्रदेश में कि उस कानपुर की कमिश्नरी में जहां आईजी बैठते हो, जहां डीआईजी रेंज बैठते हो, जहां एसएसपी बैठते हो, जहां 2 बटालियन पीएससी की कंपनी रहती हो, आज वहां इतनी बड़ी घटना हो गई और पुलिस उन्हें फिरौती की राशि दिलाती रही। आज ये प्रश्न नहीं खड़ा होगा, आज कौन उत्तर प्रदेश में सुरक्षित है? आज झांसी में घटना हो जाती है, 5 एक परिवार के लोग मार दिए जाते हैं। 4 लोग मार दिए गए प्रयागराज में, 3 लोग मार दिए गए बरेली में, 3 लोग मार दिए गए आपके सीतापुर में। आज उस पर कोई कार्रवाई नहीं हो पा रही है। लोकतंत्र के सबसे मजबूत स्तंभ, एक पत्रकार गाजियाबाद में जो घटना हुई है वो दिल को दुख देने वाली घटना है। अपनी भांजी की अस्मिता और इज्जत को बचाने के लिए वो बहादुर पत्रकार 3 बार पुलिस चौकी के इंचार्ज से मिला, एप्लीकेशन दिया, और अपराधियों के हौसला कितने बड़े हुए हैं कि अंत में मनोज जी, अब नेक्स्ट राउंड के लिए थोड़ा सा मटेरियल बचा लीजिए। आज हमारा पत्रकार मारा गया। हाँ, मैं इस डिबेट में उत्तर प्रदेश के फॉर्मर डीजीपी ए.के. जैन साहब को आमंत्रित करता हूं। जैन साहब, बहुत शुक्रिया आपका। सर, बड़ा दुख होता है, एक आप लोग का दौर था, आप क्या पुलिसिंग कराते थे आप। मुझे याद है कि कोई घटनाएं घट जाती थी तो आप विक्टिम को सीधे फ़ोन किया करते थे, मुझे याद है। एसएचओ को भी पता नहीं चलता था और आपका फ़ोन सीधे विक्टिम के पास पहुंच जाता था और आप पूरी तफसील लिया करते थे कि क्या कार्रवाई हुई, पुलिस पहुंची कि नहीं पहुंची, बयान लिए गए कि नहीं लिए गए, आरोपियों पे कार्रवाई हुई कि नहीं हुई। एक पुलिसिंग का वो दौर था, आज एक पुलिसिंग का ये दौर है। ये क्या रहा है उत्तर प्रदेश में? देखिए, ये दुर्भाग्यपूर्ण है कि कुछ बहुत ही खराब घटनाएं एक के बाद एक हो गई हैं। इससे स्वाभाविक है कि लोगों में चिंता है और ये आलोचना का कारण बना है। जो कानपुर की घटना है लेटेस्ट, संजीत यादव वाला जो प्रकरण है, ये बिल्कुल अनप्रोफेशनल फंक्शनिंग है पुलिस की, और हर स्टेज पर उनकी कॉल्स को ट्रेस न कर पाना, इसके लिए अलग टीम्स लगती हैं, अपराधियों को पकड़ने के लिए, दोस्तों को देखने के लिए। पहले दिन से स्पष्ट है कि ये कोई बड़े आदमी की किडनैपिंग नहीं है। वहां पे एक से एक बड़ा उद्योगपति पड़ा है, लैब असिस्टेंट की किडनैपिंग है। तो इसमें तभी समझ लेना चाहिए था कि इसमें कोई इंसाइडर भी शामिल हो सकते हैं, रिश्तेदार हो सकते हैं, मित्र हो सकते हैं, जिन्होंने इस प्रकार की घटना को अंजाम दिया है। तो हर पहलू को देखा जाना चाहिए था। और जो पैसा दिलवाने की बात है, कानपुर पुलिस अब भी मना कर रही है। अभियुक्तों के बयान लिए गए हैं, उनका कहना है कि एक पैसा उनको नहीं मिला है। अब या तो बैग किसी और के हाथ लग गया, क्या है उसमें बीपी जोगदंड भी भेजे गए हैं जांच करने के लिए। उसमें कई पुलिस वाले सस्पेंड किए गए हैं। कार्रवाई होनी चाहिए। सर, मैं एक घटना अथवा 2 घटना का जिक्र नहीं करना चाहता हूं, मैं तो केवल ये समझना चाहता हूं कि ये पुलिसिंग सिस्टम कोलैप्स क्यों है। एक स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल का पालन हमारे डीजीपी, एडीजीज, आईजी, डीआईजीज क्यों नहीं करते हैं? जो प्रोटोकॉल का पालन आप लोग के समय तक होता रहा है, वो अब उस प्रोटोकॉल का पालन क्यों नहीं होता है? बेसिक तो ये सवाल उठता है ना सर। घटनाएं तो होती रहेंगी, ठीक भी होती रहेंगी। देखिए,
लोग मैंने देखा है, बहुत से सीनियर ऑफिसर्स ये माइन्यूटली सुपरविजन करने से बचते हैं। ये ठीक नहीं। एक एक घटना का सुपरविजन होना चाहिए। मैं बतौर डीजीपी 5 या 7 कंप्लेनेंट्स को पर डे फोन करता था डायरेक्ट। आप क्यों फोन करते थे भाई? आपका काम तो नहीं था, एक डीजीपी का काम तो नहीं था, बट आप क्यों फोन करते थे उनको? नहीं, मैं इसलिए फोन करता था कि उनसे पूछ सकूं कि पुलिस की कार्रवाई से वो संतुष्ट हैं कि नहीं है और क्या कार्रवाई वो और चाहते हैं। तो इसका एक मुझे बहुत अच्छा फीडबैक मिलता था और एसओ सीओ सब लगे रहते थे कंप्लेनेंट को ये कहने में कि फोन आएगा डीजी साहब का तो ये मत कह दीजिएगा कि हाँ ये कमी रह गई, हम हर चीज की। तो आपने एक स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल तय किया, मैं जानना चाहता हूं कि इस स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल को आगे कैरी फॉरवर्ड क्यों नहीं हुआ? नहीं, अब ये तो देखिए अपने सबके ऊपर है, मैं उस पर क्या टिप्पणी करूं। पर जो कानपुर में अधिकारीगण बैठे हैं, इतना बड़ा फोर्स है कानपुर नगर का, वहां सर्विलांस की भी यूनिट्स हैं, एसओजी भी है और सर्विलांस सेल्स भी हैं, सब कुछ है। फिर इस प्रकार की घटना घटित हो जाना एक बहुत ही अनप्रोफेशनल एटीट्यूड है। बस मुझे ये लगता है कभी कभी कि शायद सबके सब उधर बिकरू इंसिडेंट में, जुडिशियल कमीशन में, एसआईटी में सबके सब व्यस्त रहे, किसी ने ध्यान नहीं दिया। हालांकि 364A फिरौती के लिए अपहरण बहुत संगीन अपराधों में है पुलिस के लिए। इस राउंड में एक और अंतिम सवाल है सर आपसे जी, क्या सीबीआई में काम कर लेना कोई बहुत बड़ी मेरिट की बात है क्या? नहीं, देखिए ये तो डिपेंड करता है। कुछ लोग बाहर पोस्टिंग पे रहते हैं, कुछ लोग स्टेट में ही रहते हैं। मैं जैसे मैं हूं, मैं कभी नहीं गया सेंट्रल डेपुटेशन। नहीं, ये कोई बहुत बड़ी मेरिट होती है क्या कि हम सीबीआई में रहे हैं? नहीं, वो अच्छा माना जाता है। सीबीआई में जो चयन होता है अधिकारियों का, उत्कृष्ट अधिकारी लिए जाते हैं और वहां का एक अलग एक्सपीरियंस अपना काउंट करता है। हम लोग यहाँ पे सीआईडी में, विजिलेंस में, अन्य यूनिट्स में रहे। तो आप तो सीबीआई में भी नहीं रहे, लेकिन आप पीड़ितों को फोन करते थे, क्यों? आपने कहां से सीखा? ये तो सीबीआई में सिखाया जाता है, आपको कहां से सीख लिए? नहीं, वह देखिए तो हर के अपने अपने उसके ऊपर है। मैं तो बतौर आईजी जोन लखनऊ चेन स्नैचिंग के इंसिडेंट पर भी जाता था, उसका भी सुपरविजन करता था। अच्छा, जैन साहब ऐसे व्यक्ति हैं बहनों भाइयों, मुझे चूंकि 20-22 साल हो गया उत्तर प्रदेश में पत्रकारिता करते, तो मैंने करीब 35 डीजीपी देखे हैं इस बीच। तो इनकी एक खूबी क्या थी कि इनसे एसएसपी लोग बड़े परेशान रहते थे कि लखनऊ का एसएसपी बाद में पहुंचता था, आईजी पहले पहुंच जाता था, चाहे चेन स्नैचिंग हो और चाहे कोई घटना हो। तो इनसे कप्तान लोग बड़ा परेशान रहता था। मेरे साथ अरुण त्रिपाठी जुड़ चुके हैं, इस वक्त कांग्रेस के लीडर हैं और बहुत दिनों के बाद हमारी पकड़ में आए हैं। बहुत स्वागत आपका भाई त्रिपाठी जी। ये क्या हो रहा है आपके उत्तर प्रदेश में? जी धन्यवाद सर। देखिए ब्रिजेश जी, ये स्वाभाविक सी बात है, ये होना तय भी था। अगर आप पुरानी बातों को देखेंगे तो माननीय योगी जी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री, चूंकि पूर्व सांसद भी रहे हैं, तो संसद भवन में उनका एक स्पीच था, उसको आप थोड़ा सा ध्यान से अगर सुनेंगे तो उन्होंने कहा कि 2 व्यक्तियों के बीच में मैं आ गया और वो 2 व्यक्तियों का उपहास कर रहे थे। आज भारतीय जनता पार्टी उन्हीं 2 व्यक्तियों के विजन को लेकर के आगे बढ़ रही है। या अखिलेश जी का लैपटॉप हो जिससे आज बच्चे पढ़ रहे हैं कोरोना काल में, या राहुल गांधी का विजन मनरेगा हो जिससे गरीबों की सहायता हो रही है। अब इसको हम आगे बढ़ाते हैं तो जो बीच का उन्होंने बात बोला था, वही उत्तर प्रदेश में आज बिचौलिए वाला काम हो रहा है। पुलिस जो है वो अपराधियों की बिचौलिया बन गई है। सरकार के और अधिकारियों के बीच में अधिकारी जो है बिचौलिए का काम कर रहा है और वो सरकार चला रहा है। सरकार को कोई संज्ञान नहीं है। मैं सभी सम्मानित सदस्यों को सुन रहा था, जिसमें भारतीय जनता पार्टी की तरफ से श्रीवास्तव जी ने जो बात कहा, उससे यह प्रतीत होता है कि पुलिस इनके कंट्रोल में नहीं है। अब यह बात यह स्पष्ट करें कि जिस पुलिस को यह कह रहे हैं कि हमारी कंट्रोल में नहीं है और पुलिस इस तरीके का रवैया कानपुर की घटना में नहीं होनी चाहिए थी, वही पुलिस प्रशासन विपक्ष के नेताओं पर जबरदस्ती आपराधिक मुकदमे दर्ज करके जेल में ठूस रही है और वहां जनता के हित की अगर बात की जाए तो उस विषय पर ठूस रही है। तो यह स्पष्ट करना होगा कि जिस पुलिस को ये कोस रहे हैं कि हमारी सुन नहीं रही है, पुलिस को ऐसा रवैया नहीं करना चाहिए। प्रॉब्लम ये है ना त्रिपाठी जी विपक्ष के कि पुलिस के अधिकारी तो ये जंगल राज है और सत्ता के पर्सनल दरोगा बन जाते हैं। न्यायालय ने कहा ये जानते हैं प्रॉब्लम क्यों आती है? मैं अपने अनुभव से बताऊं आपको कि जब पुलिस के बड़े बड़े अधिकारी सत्ता शीर्ष के सामने दरोगाओं से भी खराब व्यवहार करें और सिर्फ इशारे पर कुछ भी करने को तैयार हों, तो उनसे आप कुछ भी अपेक्षा कर सकते हैं। जो अपने को बहुत सीधी रीढ़ वाला बनते हुए बताते हैं लोग, उनको मैंने लेटे हुए देखा है
लेटे हुए। ये उत्तर प्रदेश पुलिस की बदकिस्मती है। ये मैं किसी का गौरवगान नहीं कर रहा हूं, ना मैं किसी की वीरता बता रहा हूं। ये हमारी बदकिस्मती है, हमारे सिस्टम की बदकिस्मती है। हमें क्या करना है? प्रोग्रेसिव वर्ल्ड है, दुनिया बदल रही है, पुलिसिंग सिस्टम बदलो भाई, बिहेवियर पैटर्न बदलो, यह विषय होना चाहिए। अब रोहित, मैं आपसे समझना चाहता हूं कि इन दिनों क्या माहौल है उत्तर प्रदेश का? ब्रिजेश जी, आज तो सुबह आंखें खोलने में डर लगता है कि कौन सी बहन बिलबिला रही होगी, कौन सी माँ चीख रही होगी, कौन सा बेटा रो रहा होगा और किसका पिता कह रहा होगा कि मेरा बेटा कहाँ है। उत्तर प्रदेश के अंदर पूरी तरीके से जंगल राज कायम कर दिया है भारतीय जनता पार्टी ने। और मुझे अब ये कहने में कोई दुरेज नहीं है कि ये परिवार का दर्द शायद इसलिए नहीं जानते क्योंकि इनके पास खुद परिवार नहीं है। तो मुझे लगता है कि आज सरकार को जरूरत है संवेदनशील होने की, और जिस तरीके से एक नया माहौल बनाया है भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ताओं ने कि वो विपक्ष के नेताओं की तरह आके सवाल उठा के चले जाते हैं बड़े आराम से, और वो ऐसा प्रतीत करते हैं जैसे वो उनकी कोई गलती ही ना हो। अरे 10 दिन से एक परिवार की बहन रो रही थी, एक मां रो रही थी, क्या डीजीपी को नहीं पता था कि साहब उस कानपुर के अंदर कांड हो गया है? अरे तो डीजीपी के पास इतनी फुर्सत है? नहीं, क्या सरकार को नहीं पता था? क्या मुख्यमंत्री को नहीं पता था? क्या प्रमुख सचिव को नहीं पता था? किसको नहीं पता था कि 10 दिन से एक व्यक्ति गायब है? और आप साहब जांच क्या कर रहे हैं? उसने 30 लाख दिए थे कि नहीं दिए थे? अरे 30 लाख देना परिवार का काम था क्या? तो आप जो जांच कर रहे हैं, अगर परिवार कह रहा है तो मान लो उसका बेटा गायब हुआ है ना, उसके परिवार का दुख है ना भाई। मान लो एक बार कि हाँ 30 लाख दिए होंगे, आप जांच ये करो कि उसका बेटा कहां है। गाजियाबाद में एक विक्रम त्यागी नाम का व्यक्ति 1 महीने से गायब है, और उसके लिए न्याय मंच बना के उसके परिवार को न्याय मंच बना के न्याय मांगना पड़ रहा है। अब आप सोचिए इससे ज्यादा शर्मनाक क्या हो सकता है कि जिसके परिवार का एक बेटा 1 महीने से गायब हो, वो अपनी आवाज सुनाने के लिए न्याय मंच बना रहा है। ये स्थिति है उत्तर प्रदेश की। उसके बाद भी आज भी नहीं जागे, आज भी डीजीपी साहब नहीं जागे कि उस विक्रम त्यागी जो अभी शायद जिंदा हो, कम से कम उसकी तो आवाज सुन लो। अरे डीजीपी साहब इतने खाली थोड़ी बैठे हैं जो आपकी बात सुनेंगे। नहीं ब्रिजेश जी, ये बहुत ही व्यस्त दुखद आदमी है, बहुत ही दुखद है। और ओके। आज शायद जब दोपहर का रोहित, भोजन मैं मेरे ऐसा सामने करता आया हूं, था तो मेरे मैं साथ भोजन नहीं कर पाया। मेरे साथ बहन रुचि यादव जुड़ चुकी हैं, संजीत की बहन है, कानपुर से जुड़ चुकी हैं। रुचि, मेरी बड़ी हार्दिक संवेदना है आपके भाई के साथ जो कुछ भी घटना हुई, और पिछले कितने दिनों से आप लोगों का परिवार जिस तरह से मानसिक रूप से परेशानी की अवस्था में है, मैं आपकी पीड़ा को, आपके गम को समझ सकता हूं, और मेरी बड़ी हार्दिक संवेदना आपके साथ है। और मैं खुद बहुत दुखी हूं जो कुछ भी आपके परिवार के साथ हुआ। मैं आपसे जानना चाहता हूं कि आपने किन किन से मदद मांगी पुलिस अधिकारियों से, और क्या आपको मदद मिली अथवा नहीं मिली? ये मुझे मदद नहीं मिली। साउथ एसपी के पास भी गए थे, सब जगह गए थे, हमें कहीं से मदद नहीं मिली थी। पहले अगर मदद मिल जाती तो आज मेरा भाई मेरे साथ होता। बाद में मदद की केस खोलने के लिए तो याद हो गया रिजल्ट की। आज मेरे भाई की डेड बॉडी भी मेरे सामने नहीं है। तो आप जब मिलती थी पुलिस अधिकारियों से तो वो क्या कहते थे? बस यही कहते थे कार्रवाई चल रही है, आपका केस खुला है, खुला रखा है। वो 1 महीने से सही टालते रहे। अच्छा, जो पुलिस वाले आपके संपर्क में थे वो आपका वीडियो बनाने में ज्यादा दिलचस्पी रखते थे या जांच ठीक से कर रहे थे? वीडियो बनाने में। हाँ, आपको क्या डराया धमकाकर वीडियो बनवाया गया था आपका? जी। कौन वो अधिकारी थे जो आपको डरा धमकाकर आपका वीडियो बनवाते थे? क्राइम ब्रांच वाले आए थे। ओके, देखिए आप सब लोग सुनिए कि इनसे डरा धमका के वीडियो भी बनवा ले जाते थे कि नहीं जांच ठीक हो रही है और पैसे हमने नहीं दिए। दूसरा आरोप पुलिस ये लगा रही कि आपने पैसे नकली दिए थे। नकली थे या असली थे? अरे भैया, हमारे यहाँ क्या एजेंसी चल रही है नकली नोट छापने वाली? हमारी फैक्ट्रियाँ चल रही हैं क्या? हमारे पापा की खून पसीने की कमाई दी थी। इंसान को अपने पैसे प्यारे होते हैं या बच्चा प्यारा होता है? तो कुल मिला के ये माने कि आपको इंसाफ नहीं मिला ना। अब तो आपका पैसा भी गया और आपके भाई की जान भी चली गई। जी, अब हमें इंसाफ बस यही चाहिए कि मेरे भाई के हत्यारों को फांसी दी जाए, वो भी मेरे सामने दी जाए और जल्द से जल्द दी जाए। तो आप क्या चाहती हैं कि कानपुर पुलिस ने इसकी ठीक से जांच की अथवा नहीं की? जी, अब जांच हो रही है ठीक से। आप क्या चाहती हैं कि ये जांच पुलिस करे अथवा सीबीआई को जाए? सीबीआई जांच कर रही है। नहीं, अभी तो कानपुर की पुलिस कर रही है। क्या आप चाहती हैं कि ये जांच
बाहर की पुलिस करे अथवा सीबीआई जैसी एजेंसी करे? जी, पहले यहाँ की पुलिस करेगी, अगर हमें इससे संतुष्टि नहीं मिलेगी तो हम सीबीआई जांच कराएंगे। आपकी मुख्यमंत्री जी से क्या डिमांड है? मुख्यमंत्री जी से यही डिमांड है कि हमें न्याय मिले। पहले सबसे पहली बात है मेरे भाई के हत्यारों को सजा मिले। सजा वाली बात यह है कि जिस तरह उन्होंने मेरे भाई को मारा है उसी तरह मेरे सामने उनको भी फांसी दी जाए। जिस तरह उन्होंने मेरे भाई का गला दबाकर हत्या की है, उसको बांध कर, उसको नशीले पदार्थ का इंजेक्शन लगाकर, उसके हाथ की नस काट कर। तो क्या आप चाहती हैं कि उनकी गाड़ी पलटे? किसकी गाड़ी पलटे? हमें गाड़ी पलटना नहीं है, मेरे सामने फांसी दी जाए उनको। ओके, पर लेकिन वो काम तो अदालत का है। अदालत का कैसे है? जान के बदले जान लेंगे। मेरे भाई की जान ली थी इन्होंने। पर वो तो पुलिस पे लागू नहीं, तो बिकरू कांड पे हो सकता है ना, आपके केस में नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता है? क्यों नहीं हो सकता है? मेरे भाई का कुछ दोष नहीं था, मेरे भाई की लड़ाई झगड़ा नहीं थी, कोई एक बात नहीं हुई थी। बेकसूर मेरा भाई मारा गया है। इतने बड़े हत्यारों को ऐसे छोड़ देंगे सजा देकर? तो आज उन्होंने मेरे साथ किया है, कल किसी और के साथ करेंगे। तो आपकी किसी से बात हुई? आपने अपनी ये डिमांड रखी उनके सामने? जी जी बिल्कुल, हम ऊपर तक जाएंगे इसके लिए, हमें कुछ भी करना पड़े। क्यों ना पुलिस अगर नहीं करेगी तो हम करेंगे। क्यों ना हमें अंदर फिर कर दिया जाए, मेरा एनकाउंटर कर दिया जाए। आप भावुक क्यों हो रही हैं? आपको न्याय व्यवस्था पर यकीन करना चाहिए बहन। आप ऐसी बात ही कर रहे हैं कि उनको कोर्ट सजा देगी। कोर्ट सजा क्यों देगी? कोर्ट को नहीं दिख रहा है कि एक इंसान की जान ले रहे हैं 4 लोग मिलके, वो इंसान निर्दोष है, उसकी जान ले रहे हो। कोर्ट तो 4-5 साल के लिए डाल देगी, आजीवन कारागार डाल देगी बस। और वो माँ से पूछिए जिसका बेटा खोया है, उस बहन से पूछिए जिसने अपना भाई खोया है, उस बाप से पूछिए जिसने अपना बेटा खोया। एक लौता चिराग था, वो किसके सहारे रहेंगे? पर आप तो पुलिस अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की कोई मांग नहीं कर रही, जिनकी लापरवाही के चलते आपकी भाई की जान गई। कौन कह रहा है? कौन कह रहा है? हम तो कह रहे हैं कार्रवाई की जाए। जिस तरह वो किडनैपर दोषी है उस तरह वो भी दोषी हैं जिन्होंने लापरवाही की। बस फर्क सिर्फ इतना है कि उनको फांसी दी जाए, वो उनको कारागार। मतलब आप चाहती हैं कि जो पुलिस अधिकारी उनको जेल भेजा जाए? जी बिल्कुल। आज उन्होंने मेरे साथ किया है तो कल किसी और के साथ लापरवाही करेंगे। रुचि, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और इस गम में, इस परेशानी में हम सब आपकी भावना को समझ सकते हैं। लड़ाई के लिए हमें जहाँ जाना होगा हम ऊपर प्रशासन तक जाएंगे। उसके लिए हमें कुछ भी करना पड़े हम करेंगे। अभी तक हम लड़ाई करते थे अपने भाई के आने के लिए, लेकिन अब लड़ाई लड़ेंगे अपने भाई के न्याय के लिए, इंसाफ के लिए। पर आप तो कह रही कानपुर पुलिस ठीक जांच कर रही है। जब मैं संतुष्ट नहीं होंगी, अभी कर रही है ना, वो अपने स्तर से कर रही है, हम भी तो देखेंगे क्या जांच कर रही है। इतनी अरे तो अपहरण के पहले उन्होंने क्या किया? अपहरण के पहले पुलिस ने क्या किया? कुछ नहीं किया। आपके भाई की जान चली गई। जी जी, वो तो लापरवाही की उन्होंने। तो जिन्होंने तब लापरवाही की उनसे न्याय आपको अब कैसे मिल जाएगा बहन? देखते हैं क्या है। धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। बीरेन जी हमारे साथ इस कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं। भाई बीरेन जी, ये तो बड़ा हतप्रभ कर देने वाली घटनाएं उत्तर प्रदेश में हो रही हैं। ये जिम्मेदार पुलिस अधिकारी या जिनके हाथ में कमान दी गई है लॉ एंड ऑर्डर की, वो कर क्या रहे हैं और उन पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही? मुझे यह हैरानी है। बिल्कुल, कार्रवाई तो बिकरू कांड के समय से बनती चली आ रही है। एसएसपी कानपुर को भी आज सरकार को निलंबित करना चाहिए था, क्योंकि संजीत यादव की मौत ने पूरी पुलिस व्यवस्था की पोल खोल दी है कि क्या हर काम के लिए एसटीएफ लगाई जाएगी, क्या जिले की जो क्राइम ब्रांच की टीमें हैं, एसओजी की जो टीमें हैं, ये सब निष्प्रयोज्य हो चुकी है। ये सिर्फ जुआ, सट्टा और दारू दुकानों, अवैध बसों से खाली वसूली करने के लिए है। तमाम सारी बातें, तमाम सारे सवाल आज रुचि यादव ने खड़े किए हैं। हमारी पुलिस की नाकामी ये साबित कर रही है कानपुर की एक और घटना। दूसरी ओर आप गोंडा चलिए, आज एक राजेश बीड़ी के पौत्र का अपहरण हो गया। सैनिटाइजर बेचने के नाम पर 4 करोड़ की फिरौती मांगी गई है। दूसरी घटना सामने आई है। ब्रजेश जी,
हमारे सामने बहुत बड़ी चुनौती है। जी। चुनौती यह है कि पुलिस के बड़े बड़े आईपीएस अफसरों को जिले बहुत बड़े बड़े चाहिए, लेकिन जब कार्रवाई का वक्त आता है तो वो चॉकलेटी साबित होते हैं, फिसड्डी साबित होते हैं। खूबसूरत चेहरे से पुलिसिंग की जो बात है वो जमती नहीं है। आज से 2 दिन पहले बरेली के एक विधायक ने कहा कि अगर टॉप 10 अपराधियों की सूची घोषित हो रही है तो टॉप 10 पुलिस वालों की सूची भी घोषित कराई है अखबार में बाकायदा। बहुत बड़ी गूढ़ बात है, बहुत महत्वपूर्ण बात कही है, लेकिन किसी में हिम्मत नहीं है कि अपने विभाग के इन भ्रष्टाचारियों को खोजे। ब्रजेश जी, किसी भी थानेदार का जब वो थाने पे तैनात होता है तो आकलन इस बात से होता है कि उस थाने पे माल कितना है। दारू से, जुआ से, सट्टा से, अवैध खनन से, तस्करी से, गोकशी से, वेश्यावृत्ति से कितना पैसा उस थाने पे आता है। ये पैमाना है पुलिसिंग का, तो ये समस्या तो बहुत भारी आएगी। अब बात आती है कि योगी सरकार में भ्रष्टाचार और गुंडाराज, तो ये जो बड़ी बड़ी मूछ रखा कर लोग बैठे हैं पुलिस में, ये इनकाउंटर किसका करते रहे? पेचकस मारते रहे। ये जो इनकाउंटर होते हैं हमारे यहाँ, हाफ इनकाउंटर, ये गोली मारते हैं कि पेचकस मार देते हैं? ये पता नहीं, तार चुभ होते हैं कि गोली मारते हैं। अच्छा, दूसरे दिन वो अपराधी ठीक होकर चलने भी लगता है। मरीज जो है 3-4 कमाल है, घंटे मतलब बाद क्या गजब इनकाउंटर होता हो है। जाता है। मरीज 3-4 घंटे बाद अस्पताल से चला जाता है, फिर उसको जेल भेज दिया जाता है। तो इस तरह से इनकाउंटर का जो हमारे यहाँ खाका खींचा गया, इसने अपराधियों के हौसले बुलंद किए हैं। अपराध की अचानक बाढ़ आई है, सरकार के सामने एक चुनौती आई है, लेकिन ये जरूर कहा जा सकता है कि मुख्यमंत्री ने अपराधियों के लिए हमेशा से सीधा संदेश दिया है कि या तो प्रदेश छोड़ दें या तो जेल के सलाखों के पीछे चले जाएं। पर मुख्यमंत्री के कह देने भर से नहीं होगा ना, उसको इम्प्लीमेंट तो ग्राउंड में पुलिस को करना है ना। देखिए, उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव सरकार के खिलाफ बीजेपी का कुछ चुनिंदा नारा था। एक तो समाजवादी परिवार का जो झगड़ा था, दूसरा जो लोक सेवा आयोग और तमाम भर्तियों में धांधली थी, तीसरा जो एक जात विशेष के अफसरों को प्राइम पोस्टिंग मिलती थी, लव जिहाद, मुजफ्फरनगर का दंगा, तमाम इस तरह की चीजें थी जो अखिलेश सरकार के खिलाफ गई और योगी को बहुमत मिला, बीजेपी को बहुमत मिला। आज 3.25 साल का समय होने जा रहा है। अगर अपराधियों, अगर अफसरों के मोह में उत्तर प्रदेश की सरकार कार्रवाई करने में चूक जाएगी, अपराधियों पर कठोर कार्रवाई करने में पीछे रह जाएगी, तो सोचिए फिर वक्त हाथ से फिसल रहा है, सरकार को पछताना पड़ेगा। ये बात आज नहीं, जितनी जल्दी लोग समझ सके समझ ले। मतलब आप ये कहना चाहते हैं कि अफसर चुनाव लड़ाने नहीं जाएंगे, चुनाव तो संगठन और जनता तय करती है। बिल्कुल। ओके। ब्रजेश जी, वोट मांगने मतलब एसएसपी लोग नहीं जाएंगे? बिल्कुल। ब्रजेश जी, भ्रष्टाचार और गुंडा राज के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की बात कही जाती है जी, लेकिन पूरे देश में यह सर्वविदित है कि पुलिस भ्रष्ट है, पुलिस पर भ्रष्टाचार के आरोप लगते हैं। अब देखिए, इस विभाग में वही ईमानदार दिखाई देते हैं या जो महाभ्रष्ट नहीं होते, आप उनको ईमानदार कह लीजिए, या कुछ लोग होते हैं जो नाटक करते हैं ईमानदारी का। और इस विभाग में भ्रष्टाचार 2 तरह का है। एक तो जो मांगते नहीं अपितु दान दक्षिणा स्वीकार कर लेते हैं, वो पुजारी कहलाते हैं। और दूसरे जो मांग कर खुलेआम रिश्वत लेते हैं, भ्रष्टाचारी कहलाते हैं। ओके। तो यूपी पुलिस में इसी तरह का सिस्टम। अच्छा, ये बताइए, ये डीजीपी महोदय किसी से बात नहीं करते हैं क्या? ये सीबीआई डायरेक्टर जैसा व्यवहार क्यों करते हैं कि किसी से बात नहीं करते हैं, किसी से मिलते नहीं हैं, एकदम एकांत में रहते हैं, कुछ भी हो जाए संपर्क में ही नहीं आते हैं? आप कितना कोशिश कर लीजिए, मतलब ही जो डीजीपी या सीबीआई के डायरेक्टर के भी जैसा व्यवहार क्यों कर रहे हैं वो? देखिए, पुलिस 4 लाख पुलिस फोर्स के मुखिया हैं, लेकिन खामोश हैं, कोई जानता नहीं है, उनका नाम भी ठीक से लोग नहीं ले पाएंगे अगर पूछ लिया जाए। उत्तर प्रदेश में पुलिस
कि मुखिया का पद क्या सिर्फ दिखावटी है, सिर्फ काम चलाऊं एक नाम दे दिया गया है, क्योंकि घटनाएं बहुत हो रही है और पुलिस के मुखिया सामने नहीं आ रहे, या फिर सीबीआई का सिंड्रोम है? अब सीबीआई का ब्रजेश जी, क्या सीबीआई में बाबू बनाए जाते हैं? सीबीआई में भी पुलिस अफसर ही रहता होगा, क्यों वो इतना डर जाता सीबीआई? पर उनका व्यवहार तो वैसे ही है ना, वो चाहे किसी विधायक मंत्री से आप पूछ लें, किसी मीडिया वाले से पूछ लें। नहीं, सीबीआई तो बहुत बड़े बड़े केस खोलती है इस देश में। हाँ, ऐसा थोड़ी है। मतलब मेरा कहने का मतलब है कि वो संपर्क में नहीं रहते हैं, ये कहने का तात्पर्य। सीबीआई पुलिस को साहसी बनाती है, बुजदिल नहीं बनाती। सीबीआई इंसाफ की बात करती है और एक पुलिस का मुखिया होने के नाते पूरे प्रदेश की घटना पर उनकी जिम्मेदारी फिक्स होनी चाहिए। जी, आज मुख्यमंत्री 4-5 जिलों के एसपी से नाराज है, देखिए क्या होता है। लेकिन बीजेपी सरकार में इतना गुंडा राज बर्दाश्त नहीं होगा, ये सबको पता है। जी, कार्रवाई तो होगी। जी। आज भ्रष्टाचार से कैसे जिले हासिल किए जाते हैं और थाने, इन पर चर्चा हुई है। और आज भ्रष्टाचार पर 4 लाइन बोलूंगा कि भ्रष्टाचार बन गया है देश का अब फैशन, और प्यार से सब चल रहा है ऑफिस हो या स्टेशन। ऑफिस हो या स्टेशन, रेट सब जगह फिक्स है, ईमानदारी से लेते रिश्वत, फिर काहे का रिस्क है। और जेल जाते वो हैं जो नहीं खाते हैं पैसा, और भ्रष्टाचारियों का आचरण अब हो गया है डकैतों के जैसा। बहुत बहुत शुक्रिया वीरेंद्र जी, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं हरीश चंद्र श्रीवास्तव जी का रुख करूंगा, काफ़ी देर से प्रतीक्षारत हैं। हरीश जी, आप लोग जब चुनाव के बीच, जनता के बीच जाएंगे, तो क्या ये IAS IPS आपको चुनाव लड़ाने जाएंगे, या पार्टी संगठन के लोग जाएंगे, या जनता के बीच जाकर वोट मांगेंगे, या अपने जिलाधिकारियों और SSPओं की काबिलियत के आधार पर आप जनता से वोट मांगने जाएंगे? ये बात समझने में आपको इतना विलंब क्यों हो रहा है? नहीं ब्रजेश जी, प्रशासन का अपना अलग काम है, राजनीतिक जो संगठन है और राजनीतिक जो नेतृत्व है उसका अलग काम है। रहा सवाल जो इन घटनाक्रमों को लेकर के सवाल खड़े हो रहे हैं, वो निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी का तब भी संकल्प था, न भ्रष्टाचार न गुंडाराज, और आज भी है। ये कुछ घटनाक्रमों के कारण सरकार को, मैं ये मानता हूँ कि शर्मसार होना पड़ा, और ये जो सवाल खड़े हो रहे हैं, ये कुछ अधिकारियों की कार्यप्रणाली, कुछ अधिकारियों की कर्तव्य शिथिलता के कारण इस तरह की विभत्स घटनाएं घटी। और संगठन सरकार से बात क्यों नहीं करता? सवाल, अगर आपको लगता है कि मेजर प्रॉब्लम्स हैं लॉ एंड ऑर्डर के फ्रंट पे, आप जिस विचारधारा और जो वादा करके जनता से आए हैं, अगर किन्हीं कारणों से पूरा नहीं हो रहा है, तो आप लोग सरकार से बात क्यों नहीं करते हैं? पूछिए। नहीं, देखिए, भारतीय जनता पार्टी की परंपरा है, भारतीय जनता पार्टी संगठन का नेतृत्व, सरकार का नेतृत्व आपस में निरंतर विचार विमर्श होता है, और निश्चित रूप से ये ओके, मनोज पांडे जी, वोट तो चाहिए इनको कि लॉ एंड ऑर्डर बहुत अच्छा देंगे, गुंडा राज खत्म करेंगे, लेकिन जब एक्चुअल में करने की बारी आती है तो संगठन का कुछ और स्टेटमेंट होता है, सरकार कुछ और कर रही होती है, और पुलिस कुछ और कर रही होती है। देखिए ब्रजेश जी, ये पूरी बात को गुमराह करने वाला बयान है। देखिए, अभी एक बहुत गंभीर बात है कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय और माननीय उच्च न्यायालय ने उत्तर प्रदेश के लिए एक बहुत कड़ी टिप्पणी की कि ऐसा लगता है कि उत्तर प्रदेश में जंगल राज हो गया है। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, भारत का सर्वोच्च न्यायालय और भारत की उच्च न्यायालय खंडपीठ इलाहाबाद ने कहा। एक बात मैं जरूर आपसे कहना चाहता हूँ, अभी जिस बहन को आज आप सीधे अपने साथ लाइव जोड़ा था, उसकी जो दुख भरी कहानी थी, ये केवल किसी सरकार को घेरने के लिए मैं नहीं कह रहा हूँ। आज ये उत्तर प्रदेश के लोगों के लिए एक बड़ा सवाल खड़ा करके वो गई है। वो बहन जो उत्तर प्रदेश के उच्च अधिकारियों के और कानपुर पुलिस के उच्च अधिकारियों के पास दर दर भटकी हो, उसे न्याय न मिला हो। एक बड़ा प्रश्न है आदरणीय ब्रजेश जी, वो कानपुर जहाँ पर सांसद भी भारतीय जनता पार्टी के हैं, मेयर भी भारतीय जनता पार्टी के हैं, 3 सरकार के मंत्री भी भारतीय जनता पार्टी के हैं, और 4 विधायक भी वहाँ संजोग से भारतीय जनता पार्टी के हैं। आज बड़ा सवाल है, उत्तर प्रदेश की जनता जानना चाहती है कि एक पीड़िता जो 16 दिन तक दर दर ठोकर खा रही थी, आज उसके साथ ये लोग खड़े क्यों नहीं हुए?
कोई उनके आंखों के आंसू पोंछने क्यों नहीं गया? किसी ने जाकर के पुलिस अधिकारी से तत्काल कार्रवाई करने के लिए क्यों नहीं कहा? आज ये कहीं न कहीं उत्तर प्रदेश की 23 करोड़ की जनता के मन में ये बात है कि जिस जिले के सर्वाधिक जनप्रतिनिधि और सरकार में 3 मंत्री उसी जिले से रहे हो, उस पीड़िता उस बहन तो बीजेपी का नारा फाइनली फेल है ना? हम तो धन्यवाद देंगे आदरणीय अखिलेश जी, और आदरणीय अखिलेश यादव जी को हम धन्यवाद देंगे कि आज वो विपक्ष में भी रहते हुए पीड़िता परिवार के साथ 5 लाख रुपए सहयोग देने का काम किया जी। अभी हमारे साथी डीजीपी साहब, पूर्व डीजीपी साहब कह रहे थे, एक बात उन्होंने सही कही, पुलिस को आत्मनिर्भर बनना चाहिए और पुलिस को सशक्त और साधन होना चाहिए। आज हम कह सकते हैं कि उत्तर प्रदेश में अगर पुलिस को सशक्त बनाने का किसी का काम किया है तो समाजवादी पार्टी की सरकार में अखिलेश यादव जी। मैं उपलब्धियों पर फिर किसी यही दिन चर्चा थाने कर होते लूंगा। थे जहां धक्का देने वाली जीप हुआ करती थी। पहले धक्का दिया जाता था तो जीप स्टार्ट होती थी, आज 2-2, 3-3 गाड़ियां देने का काम समाजवादी पार्टी ने किया। एक जैन साहब, डायल 100 जैसी योजना को लाने का काम आदरणीय अखिलेश जी ने किया। मनोज जी ओके। एक जैन साहब, देखिए जितने एक्सपेरिमेंट उत्तर प्रदेश पुलिस में लीडरशिप में हुए उतने शायद ही किसी प्रांत में हुए हों। आपने डीआईजी की व्यवस्था में आईजी ले आए, आईजी की व्यवस्था में एडीजी जोन प्रणाली ले आए, आप पुलिस कमिश्नरेट प्रणाली भी लेकर आए, आपने तमाम एडीजीज की प्रणाली भी लेकर आए, डीजीपी हेडक्वार्टर से कंट्रोलिंग भी ले आए, आपने एसटीएफ जैसी संस्थाएं भी बनाई, सब कुछ किया। उसके बावजूद आप उत्तर प्रदेश में बेहतर कानून व्यवस्था ना आ पाने के पीछे की जवाबदेही किससे मांगी जाए? नहीं, जवाबदेही जो भी घटनाएं हो रही हैं इसकी जवाबदेही पुलिस अधिकारियों की ही है। मैं कतई ये नहीं मानता कि कोई भी शासन ये आदेश देगा, कोई भी मुख्यमंत्री जी ये कहेंगे या कैबिनेट मिनिस्टर्स ये कहेंगे कि साहब इसमें आप कोई कार्रवाई ना करिए, इस घटनाक्रम को ऐसे ही चलने दीजिए। ये कोई नहीं कहता है, ये हमारी नाकामी है, हमें इसे समझना पड़ेगा। अब ऑफिसर्स को, सीनियर ऑफिसर्स को अपने ऑफिसेस को छोड़कर फील्ड में निकलना पड़ेगा, पब्लिक की बात को सुननी पड़ेगी, अपने कान जमीन से लगा के रखने पड़ेंगे। हवा में उड़ने से पुलिसिंग नहीं होती है। जो बेसिक पुलिसिंग है उस पर हमको लौट के जाना होगा, और अगर हम लौट के नहीं जाएंगे तो उसका खामियाजा पुलिस विभाग को उठाना पड़ेगा। सर, एक सवाल महत्वपूर्ण है जी, कि क्या उत्तर प्रदेश पुलिस में, स्पेशली आईपीएस काडर में, यूपी में भयंकर गुटबाजी है जिसके कारण पुलिसिंग व्यवस्था कोलैप्स है? मुझे कोई गुटबाजी नहीं लगती है, तो थोड़ी बहुत तो रहती है और कुछ इसका प्रचार ज्यादा हो जाता है। मैं नहीं समझता कि इस समय कोई गुटबाजी है ऐसी, और कोई ऐसा उसका बड़ा विपरीत प्रभाव पड़ रहा है। क्या ऐसा है कि अलग अलग कैंप बन गए हैं, अलग अलग कैंपों में आईपीएस ऑफिसर्स की अलग अलग लॉयल्टी है, कुछ ऐसा है? नहीं, ऐसा नहीं। मैं तो सुनता रहता हूँ, बात भी होती रहती है, मेरी बहुत ऑफिसर्स से मुलाकात भी होती रहती है। ऐसा मैंने फील नहीं किया है। कुछ लोग इसको बढ़ा चढ़ा के वो कर रहे हैं। देखिए, कुछ काम अच्छे भी हुए हैं। करीब 1 लाख पुलिस की भर्ती की गई है योगी जी के समय में, ये एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है। इससे जो एक गैप था उसको फिल किया गया है। सब इंस्पेक्टर्स की भर्ती भी बड़े पैमाने पर हो रही है। पुलिस कमिश्नरेट का जो सिस्टम है दोनों जिलों में, ये भी बाई एंड लार्ज सक्सेसफुल रहा है, और कुछ काम अच्छे हुए हैं। पर ये अधिकारियों की जहां पर बहुत जबरदस्त सुपरविजन नहीं है, वहां पर ये कुछ घटनाएं हुई हैं। डीआईजी, आईजी, एडीजीएलओ, एडीजी की तमाम व्यवस्थाएं, डीजीपी हेडक्वार्टर्स, इतना सब कुछ तंत्र होने के बावजूद अगर ऐसा हो रहा है तो ये सिस्टम पर तो सवाल बनता ही है ना, इसीलिए मैं पूछ रहा हूँ। नहीं, बिल्कुल सवाल बनता है। अरुण त्रिपाठी जी कांग्रेस के लीडर हैं, मेरे साथ इस कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं। भाई अरुण त्रिपाठी जी, उत्तर प्रदेश की बिगड़ी हुई कानून व्यवस्था के पीछे का कारण आप क्या मानते हैं? कारण देखिए, कारण बहुत सारे हैं, और मनोज जी ने एक बहुत अच्छी बात कही, एक बहुत अच्छा विषय छेड़ दिया आत्मनिर्भर का, और बहुत अच्छा मुझे लगा। देखिए, वही चीज है, भारतीय जनता पार्टी के किसी नेता ने कहा है कि आत्मनिर्भर बनो, और आत्मनिर्भर जनता बन नहीं रही है। जनता ने सबसे बड़ी गलती वही कर दी कि वो बात समझे कि आत्मनिर्भर बनो। उत्तर प्रदेश की जो पुलिस है वो आत्मनिर्भर बन चुकी है, उसको न्यायपालिका पे भरोसा नहीं है, वो आए दिन गोलियां बरसा रही है। अब किसके ऊपर बरसा रही है आप लोग समझ रहे हैं। उसके बाद आप देखेंगे कि अपराधी आत्मनिर्भर हो चुके हैं, वो भी गोलियां बरसा रहे हैं। अब ये जनता को समझना होगा कि आप आत्मनिर्भर बनिए, आंखें खोलिए, क्योंकि ये सरकार, कानपुर से इनके कान में इतनी गोलियां चली कि इनकी कान बहरे हो चुके हैं। ये सरकार सुनने वाली नहीं है।
और प्रशासन जो है वो सरकार के हाथ में नहीं है। प्रशासन वहां पर बड़े आला अधिकारी चला रहे हैं, वहां की कानून व्यवस्था की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। वहां पर इंसानों का अगर आप देखेंगे तो कीड़े मकोड़ों जैसी स्थिति हो चुकी है। रोहित अग्रवाल, देश की जनता क्या स्थिति वाकई में इतनी खराब है? चाहे नोएडा का गौरव चंदेल मर्डर केस देख लें, या कमलेश तिवारी हत्याकांड देख लें, विवेक तिवारी हत्याकांड देख लें, सोनभद्र में नरसंहार देख लें, लोक भवन के सामने 2 महिलाओं ने खुद को आत्मदाह कर लिया, ये घटना देख लें, कानपुर का बिकरू कांड देख लें, क्या क्या देखें? ब्रिजेश जी देखिए, उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था ध्वस्त हो चुकी है और सरकार सो रही है। सरकार निंदा करती है, योगी जी नाराज हैं अफसरों से, कार्रवाई होगी। अब इन सब बयानों से काम नहीं चलेगा, अब कहीं ना कहीं सख्त मैसेज देना पड़ेगा। उत्तर प्रदेश की सरकार हर स्टैंड पे विफल है। आप चाहे कानून व्यवस्था देख लीजिए, चाहे कोरोना देख लीजिए साहब। अब आप सोचिए कि उत्तर प्रदेश के अंदर 2 दिन का एक वीकेंड लॉकडाउन किया है, उसमें शराब की दुकानें खुलेंगी। अब जो शराबी है वो क्या सोचेगा कि पुलिस तो हमारे लिए तैनात है, जो चौराहों पे तैनात है। तो अब मतलब स्थिति देखिए, इनके काम करने के तरीके देखिए। पास बनेगा उसके पास की तो जरूरत ही नहीं है, वो तो अर्थव्यवस्था वॉरियर हो गए हैं। अब शराबी अर्थव्यवस्था वॉरियर हो गए हैं, तो अब शराबी शराब पीने के बाद पुलिस वाले को क्या समझेगा? हरीश जी, 5 साल के बाद आपको भी चुनाव में जाना है और अफसरों पर इस कदर की निर्भरता, ये भारतीय जनता पार्टी को महंगी न पड़ जाए। पहले कई लोगों को महंगी पड़ गई है। मायावती को भी यही बताया जाता था कि बहन जी आप जीत रही हैं, अखिलेश यादव को भी यही कहा जाता था, अरे आप तो बहुमत में आ रहे हैं, और आपको भी दिन भर यही बताया जा रहा है। नहीं ब्रजेश जी, ये बात सही है कि कहीं न कहीं जो ब्यूरोक्रेसी है और जो पुलिस प्रशासन के जो कार्य हैं वो निश्चित रूप से सरकार का जो मंशा है, सरकार का जो लक्ष्य है, उसको कहीं न कहीं धूमिल करने का प्रयास करते हैं। मैं अनुभव से बता सकता हूं, लेकिन अगर ये अफसर इतना अच्छा काम कर रहे होते तो राजनाथ सिंह लगातार मुख्यमंत्री होते। ये अफसर बहुत अच्छा काम कर रहे होते तो मुलायम सिंह को कोई पद से नहीं हटा पाता। ये अफसर बहुत अच्छा काम कर रहे होते तो मायावती लगातार मुख्यमंत्री होती। ये अफसर बहुत शानदार परफॉर्म कर रहे होते तो अखिलेश यादव को कोई पद से नहीं हटा सकता था। पर ये सब कुछ हुआ है, और जो इतिहास से लोग सबक नहीं लेते हैं, आने वाले वक्त में परेशानी वो झेलते हैं। उम्मीद है मैं जो कहना चाहता हूं आप भली भांति समझ रहे होंगे। नहीं, मैंने स्वयं इस बात को माना जी। आपका बहुत शुक्रिया, और मैं आप सबका बहुत धन्यवाद प्रकट करता हूं, बहुत अभिनंदन करता हूं कि आज शाम आप सब लोगों ने उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था को लेकर अपने बेहतरीन सुझाव दिए और अपनी बातें रखी। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। बहनों भाइयों, कोरोना बहुत ज़्यादा फैला हुआ है, आप कृपया अपना ध्यान रखिए, मास्क पहनिए, सोशल और फिजिकल डिस्टेंसिंग का पालन करिए, हाथ लगातार धुलते रहिए, बहुत 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 आवश्यक हो तभी घरों से निकलिए। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, थैंक यू, गुड नाइट।